रेंज का मतलब होता है सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स, वो रेंज का मतलब होता है। जैसे मान लो कि सब नहीं हाँ दिख रही है, क्या वो फुल स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? सर आउटपुट क्या का है? बस कुछ दिख रहा है। कैसा अभी ठीक दिख रहा है? यस सर, ठीक ही है स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन तो मेरे फोन में भी सही दिख रही है। तुम्हारे में क्या हो रहा है? रेंज का क्या मतलब होता है? सेट ऑफ आउटपुट। तो जैसे मान लो से एग्जांपल y is equal to x square plus 2 वैल्यू, y is equal to x square plus 2 वैल्यू। तो मैं x की बहुत सारी वैल्यूज फीड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हर एक x की वैल्यू के कारण एक y की वैल्यू आती। जैसे मान लो मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज फीड कर सकता था, x की मैं सारी रियल नंबर्स फीड कर सकता था, वैल्यूज, x को सारी रियल वैल्यूज फीड कर सकता था, और हर एक x के कारण एक y का वैल्यू आता। हर एक x के कारण क्या आता? एक y का वैल्यू आता। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू अगर 1 फीड करता तो y का वैल्यू क्या आता? 1 स्क्वायर प्लस 2 3। मैं x की वैल्यू से 2 फीड करता तो y की वैल्यू क्या आती? 2 स्क्वायर प्लस 2 6। ऐसे ही जैसे मान लो मैं x की वैल्यू -3 फीड करता तो y की वैल्यू क्या आती? 3 स्क्वायर, मतलब -3 का होल स्क्वायर, जो कि 3 स्क्वायर प्लस 2 बन जाता, 11 आ जाता। साउंड बंद करो। तो ऐसे x की वैल्यू के कारण y के बहुत सारे वैल्यूज आते हैं। x की वैल्यू के कारण y के बहुत सारे वैल्यूज आते हैं। तो इन y की वैल्यूज के कलेक्शन को मैं क्या कहता हूँ? रेंज कहता हूँ, ठीक है। इन y के वैल्यूज के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो रेंज का मतलब समझ में आया सबको? रेंज का मतलब है कि x को कुछ x की वैल्यूज हम लोग ने पुट की, x की वैल्यूज हम लोग ने पुट की, और हर एक x के कारण एक y आ रहा होता, हर एक x के कारण एक y आ रहा होता। तो इन y का कलेक्शन जो है वो क्या होता? रेंज होता। इतनी बात क्लियर है सबको? सब लोग एक बार सब लोग जब चैट बॉक्स में लिखेंगे तो सेंड टू एवरीवन में करेंगे, ठीक है। तो एक बार कमेंट करो कि रेंज का मतलब समझ में आया। सब लोग कमेंट करो। Send to everyone. You have to send to everyone. Yes. So जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कि y is equal to x square plus 2x plus 3 है, ठीक है। Then find range if x belongs to -1 0 1 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो।
So y is greater than or equal to 2 and smaller than or equal to 15. देखो यहाँ पे x का मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट लगाया। कर्ली ब्रैकेट का क्या मतलब है कि x बस यही Specific values. डिस्टिंक्ट वैल्यू हो सकते हैं। तो हर एक x के कारण क्या आता, एक ही y आता। जैसे -1 डालते तो एक y आता, 0 डालते तो एक y आता, 1 डालते तो एक y आता, 2 डालते तो एक y आता। ठीक है, तो अगर इफ आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई विल राइट सोल्यूशन। जब जैसे मान लो मैं x की वैल्यू -1 डालता तो y की वैल्यू क्या आती, -1 का होल स्क्वायर 1 -2 +3, कितना बन गया 4 - 2 2। जब x की वैल्यू 0 डालता तो y की वैल्यू क्या आती, 0 + 0 + 3 आ जाता। So if I put x as 1, y I will get 1 + 2 + 3. If I put x as 2, y I 11. will get, y क्या आएगा हमारा 11. 4 + 3 11। तो देखो यहाँ पे x हम लोग को क्या बोला गया, कौन को, ये 4 ही x को फीड करना, हम लोग को इन 4 x को ही फीड करना है। तो उनके कारण हर एक x के कारण एक y आ जाता, तो जो हमारा रेंज हो जाता वो भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाता। तो उसको भी मैं क्या करता, कर्ली ब्रैकेट में लिखता 2 3 6 11। उसको भी हम लोग क्या करते, एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते 2 3 6 11, और यही 4 एलिमेंट्स जो है वो हमारा रेंज होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। सर कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे? कर्ली टाइप्स ऑफ ब्रैकेट जब सिखाया था तो उसमें बताया था ना कि जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो किस लिए यूज होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को। कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो किस लिए यूज होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को यूज करने के लिए। इफ आई वांट टू राइट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जैसे मेरे को कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। और स्क्वायर ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट कब यूज होता है, इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट कब यूज होता है, इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी बात क्लियर है तो सबको? क्यों होते हैं मतलब इधर स्क्वायर या सर्कुलर ना? हाँ, तो मतलब उन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो इंटरवल के लिए? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे ये वाला जो है यूज कब करते हैं, टू इंक्लूड एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट को इंक्लूड करने के लिए स्क्वायर को यूज करते हैं। और सर्कुलर या ओपन ब्रैकेट को यूज कब करते हैं, टू एक्सक्लूड एंड पॉइंट्स। ओके सर। ये हम लोग ने जब टाइप्स ऑफ ब्रैकेट पढ़ा रहा था तो डिस्कस किया था हम लोगों ने। ठीक है, सर एक बार स्लाइड ऊपर करो ना। ऊपर जाऊं? यस सर, 1 मिनट बस। ओके सर, डन हो गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सो इस बात से अग्री करोगे क्या कि x की हम लोग, अगर मैं एक लाइन खींचूं कि x की हम लोग जिस हिसाब से वैल्यू डालेंगे y की उस हिसाब से वैल्यूज आती जाएंगी। हाँ, तो अगर मैं x को डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डालता, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब कुछ थोड़े थोड़े एलिमेंट्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में डाला था x को 4 एलिमेंट्स थे केवल, तो y भी क्या आता हमारा, एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आता हमारा। y भी क्या था, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आता। लेकिन अगर तुम सोचो कि x जो है मैं एक पूरा के पूरा इंटरवल डाल दिया होता, मतलब जैसे मान लो कि
2 से लेके 7 तक जितने x की वैल्यूज है उन सबको डाल दिया होता, तो y भी क्या आ रहा होता हमारा, एक इंटरवल आ रहा होता. Will you agree on this that if I put x as an interval, y will also be an interval? So for example, if I write x is from 1 to 7 closed bracket, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 1 से लेके 7 तक तुम सारे जितने भी x हैं 1 से लेके 7 तक कितने x की वैल्यू होगी, इनफाइनाइट होंगी. Infinite. इनफाइनाइट होंगी. क्यों? मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि x belonging to 1 to 7 and x is an integer. अगर मैं ऐसे बोलता x belonging to 1 to 7 and x is an integer, तो उस समय जो है x की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 6 7 होती. ये कब होती? जब x एक इंटीजर होता, जब ये स्पेसिफाई कर दिया जाता. लेकिन जब x के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया होता है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि x सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे. तो 1 से लेके 7 तक कितने रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स. तो तुम ही सोचो, हर एक x के कारण एक y की वैल्यू आ रही होती, तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ x है तो y की भी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही होती, तो y भी एक इंटरवल आ रहा होता a से b तक. y भी एक इंटरवल आ रहा होता a से b तक. इतनी बात हर बच्चे को क्लियर है? सो अगर मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट फीड करूंगा तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट रेंज में आएंगे, अगर मैं इंटरवल फीड करूंगा तो एक इंटरवल आएगा रेंज में. फाइन. Yes, sir. ओके. अब देखो, तो अब रेंज को हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, रेंज इज व्हाट, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y. इस बात से अग्री करोगे, रेंज क्या होगा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि x डालने पे जो y आ रहा है उन्हीं का जो कलेक्शन है उसी को तो हम लोग क्या कह रहे हैं, रेंज कह रहे हैं. So range we can also define as set of values of y, and if we know the graph of that y is equal to ax square plus bx plus c, then from that graph we can deduce the range of that quadratic. ठीक है. तो अब तुमको अगर ग्राफिकली सोचना है, कोई चीज का ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ से, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको, से ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया और ये किसी चीज का ग्राफ है. ठीक है. 1 3 2 एंड से ये 9 है, ये 9 है. ठीक है. तो हमारा ग्राफ कौन सा वाला है, ग्राफ ये वाला है, ये ग्राफ है हमारा, ब्लू वाला जो है.
तो अब इस ग्राफ को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग इस ग्राफ को देख के ये बोल सकते हैं कि हम लोग ने जो इनपुट्स दिए, इनपुट्स हमेशा x से डिनोट किए जाते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक दिए? 1 से लेके 3 तक इनपुट्स दिए। अग्री करोगे? इस ग्राफ में x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? 1 से 1 3 से लेके 3 तक। सो इनपुट्स जिसमें x बोला गया वो कहाँ से कहाँ तक हुआ? 1 से लेके 1 to 3. 1 से लेके 3 तक वेरी किया। अच्छा, इस ग्राफ का जो आउटपुट है, आउटपुट जनरली हम लोग y से डिनोट करते हैं, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? इस ग्राफ में 2 से 9 कोऑर्डिनेट क्या क्या है? y कोऑर्डिनेट 2 से लेके 9 तक सारे हैं, तो y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? 2 से लेके 9 तक। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो y कोऑर्डिनेट का कलेक्शन होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। सो फॉर दिस ग्राफ, और x कोऑर्डिनेट को कलेक्शन को क्या कहते हैं? डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या किसको कहते हैं? x कोऑर्डिनेट के कलेक्शन को। और रेंज किसको कहते हैं? y कोऑर्डिनेट के कलेक्शन को। तो डोमेन इस ग्राफ का क्या हुआ? 1 से 3। और रेंज क्या हुआ? 2 से 9। तो डोमेन इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ x कोऑर्डिनेट। और रेंज क्या है? कलेक्शन ऑफ y कोऑर्डिनेट। सर आप एक सेकंड थोड़ा ऊपर जा सकते हो, कॉपी करना है। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या आपने बोल रहे हैं? Yes, sir. कि हम यस लोग Yes, sir. ग्राफ की हेल्प से सर मतलब हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं? तो डोमेन का क्या मतलब है कि ग्राफ के जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं उन सारे का कलेक्शन, उसको मैं क्या कहूंगा? डोमेन ऑफ दैट ग्राफ। और रेंज क्या कहूंगा? ग्राफ के ऊपर जितने भी y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका कलेक्शन। तुम सोचो ना, ग्राफ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ, से दिस इज ब्लू कलर ग्राफ, इसका मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना होगा और हर पॉइंट का अपना एक x और y कोऑर्डिनेट होगा। तो इन सारे x कोऑर्डिनेट का कलेक्शन क्या होता? 1 से लेके 3 तक होता। और इन सारे ग्राफ के मतलब ये जो ग्राफ है उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते, हर का अपना एक y कोऑर्डिनेट होता और उनके y कोऑर्डिनेट का कलेक्शन क्या होता? 2 से लेके 9 तक होता। तो y कोऑर्डिनेट जो जो कवर हुए उसको हम लोग रेंज कहेंगे, और x कोऑर्डिनेट जो जो कवर हुए उसको हम लोग क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। सर थोड़ा सा नीचे आऊं? स्क्रॉल डाउन करो ना। नीचे आऊं? सर तो डोमेन इनपुट हो गया, रेंज आउटपुट हो गया। यस, डोमेन हमेशा इनपुट और रेंज हमेशा आउटपुट होता है। ठीक है, तो आई होप ये सबने लिख लिया होगा। यस सर, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो। जैसे मान लो एक मैं
ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ तो कौन सा, ये कर्व वाला पार्ट है। ये तो डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, ये डिनोट करने के लिए कि ये सब की वैल्यूज क्या है। मतलब इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो से क्वेश्चन है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ सर आपकी द वॉइस नहीं आ रही गिवन ग्राफ। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन ग्राफ। अभी आई यस सर, वॉइस आ रही है सबको? यस सर। तो डोमेन x का 1 to 4 और रेंज y का 1 to 5 और बीच में एक्सक्लूजन y, हाँ 1 to 5। नहीं, हम लोग ग्राफ से इक्वेशन नहीं बना सकते। ग्राफ को देख के इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, वो बस लीनियर में हो सकता है ना? हाँ वो लीनियर में हम लोग बता सकते हैं, वैसे इन जनरल ग्राफ को देख के इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी ने रेज हैंड किया है, बोलो कोई डाउट है क्या? अच्छा, मेरा ही रेज हैंड है। चलो, आई होप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो डोमेन क्या है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया, 1 to 4. बस ये मैटर कर रहा है कि कौन कौन से एक्स कोऑर्डिनेट कवर हो रहे हैं, कितनी बार वो आ रहे हैं, वो मैटर नहीं कर रहा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक कवर हुआ, 1 से लेके 4 तक कवर हुआ। तो डोमेन में क्या कहता, डोमेन आई वुड हैव सेड एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब रेंज। तो रेंज का मतलब तुम ये सोचो कि y कोऑर्डिनेट कौन कौन सा अचीव है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे y कोऑर्डिनेट्स होंगे जो एक से ज्यादा बार अचीव हो रहे होंगे, उसकी चिंता नहीं करनी। बस हम लोग को किसकी चिंता करनी है कि कौन कौन से y कोऑर्डिनेट्स अचीव हुए। सर एक से ज्यादा बार कैसे अचीव हुआ है? बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये पॉइंट्स होते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम होता कि नहीं होता? अच्छा, ठीक है, तो भले ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि y कोऑर्डिनेट एक से ज्यादा पॉइंट्स के लिए सेम हो रहे हो, तुमको उसकी चिंता नहीं करनी। तुमको किसकी चिंता करनी है, बस कि कौन कौन से y कोऑर्डिनेट तुम्हारे अचीव हो रहे हैं। ओके, सो अब देखो तुम्हारे y कोऑर्डिनेट, सबसे कम वाला y कोऑर्डिनेट कौन सा है, 1 है, और सबसे ज्यादा वाला y कोऑर्डिनेट कौन सा है, 5 है। 5। और क्या 1 से लेके 5 तक सारे y कोऑर्डिनेट्स अचीव हो रहे हैं क्या? उसको पता करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है कि तुम जैसे, तुमको ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर y कोऑर्डिनेट अचीव हो रहा है कि नहीं, तो उस y कोऑर्डिनेट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अगर वो ग्राफ में एटलीस्ट एक बार कट कर रही है, अगर वो ग्राफ को एटलीस्ट एक बार कट कर रही है, देन आई विल से कि हाँ वो y कोऑर्डिनेट रेंज का पार्ट है। तो इफ यू सी, देन फ्रॉम 1 to 5, if I assume any point between 1 to 5 and if I draw a horizontal line, then that horizontal line is always going to intersect at least one point on the graph. So the range in this case would have been y belongs to 1 से 5 तक, ये रेंज है। ठीक है, अच्छा मैं y न भी लिखूं, देन ऑल्सो इट इज अंडरस्टूड की रेंज 1 से 5 है। ठीक है, और मैं x न भी लिखूं तब भी अंडरस्टूड है कि डोमेन 1 से 4 है। डोमेन हमेशा x की वैल्यू होती है
और रेंज हमेशा y की वैल्यू। सर आप वापस एक्सप्लेन करोगे वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। सर आपने जो हॉरिजॉन्टल लाइन का बोला वो फिर से एक्सप्लेन करो ना। देखो जैसे से इफ आई वांट टू फाइंड दैट से क्या अगर मैं जानना चाहता हूँ कि से ये 0.5 मान लो यहाँ पे होता, y की वैल्यू 0.5 यहाँ पे होती, क्या ये रेंज का पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइपोथेटिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता, और अगर वो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर गया होता कम से कम एक पॉइंट पे, तो वो रेंज का पार्ट होता, और अगर इंटरसेक्ट नहीं किया होता तो वो रेंज का पार्ट नहीं होता। अब देखो से अगर मैं 1 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ को जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करता, फिर मैं से यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ को जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट करता। सिमिलरली मैं 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ को जाके से यहाँ पे इंटरसेक्ट करता, यहाँ पे भी करता, यहाँ पे भी करता। सिमिलरली मैं 3 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो इंटरसेक्ट करता। 5 पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ को यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करता। लेकिन अगर तुम सोचो 5.1 पे अगर मैं ड्रॉ करता तो वो ग्राफ पे जाके इंटरसेक्ट करता नहीं। इसका मतलब 5.1 रेंज का पार्ट, तो रेंज का पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता? 1 से लेके 5 तक होता। थिंक अबाउट मेरे ग्राफ में y कोऑर्डिनेट मिनिमम क्या है और मैक्सिमम कहाँ है, y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया है, ये सोचो। तो y कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू 1 थी इस ग्राफ के, और y कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 5 थी। तो रेंज क्या हो गया? 1 से लेके 5। आया समझ में? ओके सर, थैंक यू सर। ओके। अब देखो, अब हम लोग आते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पे। इनफैक्ट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक नहीं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या आएंगे? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। साउंड बंद करो। दैट पनवेल M017 साउंड बंद करो। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक with the help of graph. बैकग्राउंड नॉइज। सर आवाज आ रही है। हाँ, तो अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अब जैसे मान लो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता तो इसका ग्राफ जो है वो दो टाइप का होगा, a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 के लिए अलग अलग शेप होगा। ठीक है? अच्छा, एक्स एक्सिस ड्रॉ नहीं करते, एक्स एक्सिस ड्रॉ करने में थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है और ये ग्राफ ऐसा होता a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 के लिए ग्राफ ऐसा होता। इस बात से अग्री करोगे? अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जल्दी से बताओ। माइनस -b/4a माइनस b/2 है, माइनस b/4 है। सिमिलरली इसका भी कोऑर्डिनेट सेम होता है, माइनस b/2 है
कॉमा माइनस डी बाय 4a। ठीक है, अब देखो, अब ये ग्राफ ऊपर कहां तक जाता है बताओ, ऊपर कहां तक जाता है? प्लस इंफिनिटी तक। और ये ग्राफ नीचे कहां तक जाता है? नेगेटिव इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे इस ग्राफ का कि इस ग्राफ का रेंज क्या होगा, ये वाला पहला वाला ग्राफ, इसका रेंज क्या होगा? बताओ। 0 से इंफिनिटी तक। नहीं, देखो y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक? 0 वर्टेक्स से y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाय 4a। ये जो y कोऑर्डिनेट है वही यहाँ पे भी होता, तो y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी किया? y कोऑर्डिनेट वेरी किया माइनस डी बाय 4a से लेके कहां तक गया? प्लस इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। और y का ही जो कलेक्शन होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? रेंज। तो रेंज क्या होता अपना? माइनस डी बाय 4a से लेके, थोड़ा नीचे आ जाए, इंफिनिटी तक। हर बच्चा बताएगा कि ये क्लियर है कि नहीं है कि माइनस डी सर बाय 1 4a। मिनट सर, वो फिर से बताओ ना। देखो, जैसे हम लोग ने लास्ट या जिस क्लास में भी पढ़ा था, तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ का शेप ऐसा होता है, और a लेस देन 0 होता है तो ग्राफ का शेप ऐसा होता है। तो ये वाला जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता था? माइनस डी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a। इसका मतलब वर्टेक्स वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाय 4a है। इसका मतलब ये वाली चीज क्या हो गई? माइनस डी बाय 4a। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी किया? अगर तुम इस ग्राफ की बात करो, तो इस ग्राफ की बात करो तो y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाय 4a से लेके पूरा प्लस इंफिनिटी तक वेरी किया। क्योंकि तो ये ग्राफ तो कहां तक जा रहा है? एकदम ऊपर तक जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो y कोऑर्डिनेट वेरी किया माइनस डी बाय 4a से लेके इंफिनिटी तक। इट मींस इस ग्राफ का रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया माइनस डी बाय 4a से लेके इंफिनिटी तक। समझा सर, थैंक यू सर। ओके, तो सब लोग इसका रेंज बताएंगे अब। सर हाँ, पहले आता है ना, क्या हुआ? पहले आता है ना, क्या बोल रही हो? साउंड ब्रेक हो रहा है तुम्हारा। एक्स एक्सिस पहले आता है ना कभी भी। एक्स एक्सिस पहले आता है मतलब? इंफिनिटी कॉमा माइनस डी बाय 4 है। हाँ, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस डी बाय 4 है। देखो, ये एकदम नीचे तक जा रहा है। कहाँ तक नीचे तक जा रहा है? माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है ये, है ना? ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? पूरा ये वेरी किया। तो इसका y कोऑर्डिनेट वेरी किया माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय 4 है। y कोऑर्डिनेट वेरी किया माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय 4 है। इसका मतलब रेंज क्या हो गया? रेंज वही हो गया माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय 4 है। क्या हर एक बच्चे को ये बात क्लियर है कि अपवर्ड ओपनिंग के लिए रेंज जो है माइनस डी बाय 4 से इंफिनिटी होगा, और डाउनवर्ड ओपनिंग के लिए रेंज माइनस इंफिनिटी से माइनस डी बाय 4 होगा? सब लोग कमेंट करो एक बार, इज इट क्लियर? बाकी बच्चे भी कमेंट करो सब लोग। किसी को कोई डाउट है? तो अब देखो, तो ये क्या था कि फॉर
अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला या क्वाड्रेटिक, जो भी कह दो, रेंज हो गया, रेंज क्या हो गया, -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। एंड फॉर डाउनवर्ड ओपनिंग क्वाड्रेटिक, रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया हमारा -इंफिनिटी से -d/4a। ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्लियर है? तो ये हमारी समरी है, समराइज किया, और इसको हम लोग को क्या करना है, याद करना है। वी हैव टू मेमोराइज। ठीक है, तो दोनों जगह देखो -d/4a का तो इन्वॉल्वमेंट है ही। एक जगह अगर ऊपर जा रहा है तो -d/4a से इंफिनिटी तक चला जा रहा है, और अगर नीचे जा रहा है तो -इंफिनिटी से -d/4a। ओके, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड रेंज ऑफ, पहला है x² - 5x + 6, और दूसरा है -x² + 2x - 3। चलो इन दोनों का रेंज फाइंड करना है। सर फर्स्ट का 1/4 कॉमा इंफिनिटी है पॉजिटिव, और सेकंड का -इंफिनिटी कॉमा 2। माइनस फर्स्ट का क्या आया, फर्स्ट का आया -1/4 से इंफिनिटी। हाँ सर, पहले का वही है, -1/4 से इंफिनिटी। सेकंड का आएगा -इंफिनिटी से -2। -12, 4 - 12 कितना था, -3, -इंफिनिटी से -इंफिनिटी से -2 आ रहा है शायद सेकंड। यस सर, वही आ रहा है। चलो, सो लेट्स डू इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट तुम देखो x² का कोफिशिएंट देख के बता सकते हो कि ये अपवर्ड ओपनिंग वाला होता, तो इसका रेंज क्या होता, इसका रेंज होता -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। मतलब अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट जो है 25 - 24/4 से लेके इंफिनिटी तक। इसका मतलब -1/4 से लेके इंफिनिटी तक। ये पहले का आंसर होता। दूसरे का x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब ये डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो इसका जो रेंज होता, इसका रेंज होता -इंफिनिटी से -d/4 है। अब -इंफिनिटी से माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 4 -12/-4, तो इसका रेंज आ जाएगा -इंफिनिटी से 2। मतलब ये वाला जो ग्राफ, इसका वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा।
तो ये अगर y एक्सिस है तो -1/4 यहाँ पे हो रहा होगा, और इसका वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो ये अगर y एक्सिस है तो 2 यहाँ पे हो रहा होगा। सबको आ रहा है समझ में? हाँ, यस सर। किसी को कोई डाउट तो हम लोग आगे बढ़े। नो अगर सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो सर। फिर अपने वी विल मूव। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है? सर -2 नहीं होगा, -∞ -1/2? क्या हुआ? नहीं ये देखो ना, ये माइनस, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, -2 होगा सर। माइनस, -2। ठीक है चलो। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जो है ना, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अंडर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन पढ़ रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन मतलब तुम x की जितनी वैल्यू फीड कर सकते हो, सारी x की वैल्यू तुमने फीड कर दी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। से अगर मेरे से कोई पूछता कि y इज इक्वल टू x² - 5x + 6 से इसका ग्राफ कैसा होता? तो अच्छा, यहाँ पे x के बारे में इन्होंने कोई कमेंट किया क्या कि x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? नो कोई सर। भी कमेंट नहीं किया। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा कि x belongs to real number। अंडर नो रिस्ट्रिक्शन है ये ऑफ डोमेन। और अंडर नो रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि all the values of x can be feeded। x की जितनी भी वैल्यूज है हम लोग सारी फीड कर सकते हैं। सर इमेजिनरी भी? नहीं नहीं, रियल रियल, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूज। ठीक है, ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x कैन बी फीडेड। तो अगर तुम ध्यान दो, जैसे हम लोग इतने दिन से ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर रहे थे, जैसे इसके रूट जो है ना वो 2 और 3 है, तो अपना जो ग्राफ इसका बनता वो कुछ ऐसा बन रहा होता। ये 2 होता, ये 3 होता। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता और ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता। तो इस केस में अगर तुम देखो तो इस ग्राफ का डोमेन क्या होता? x की कौन कौन सी वैल्यूज होती? -∞ से लेके x की +∞ तक सारी वैल्यूज हो रही होती। इस बात से अग्री करोगे? तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया y = x² - 5x + 6, इसमें x की कहां से कहां तक वैल्यू डाली? इसमें x की हम लोग ने -∞ से लेके +∞ तक पूरी वैल्यूज डाली। तब जाके जो रेंज आया वो हमारा क्या आया? क्या आया रेंज? -1/4 से ∞ आया था। तब जाके हमारा रेंज जो आया था वो क्या आया था? -1/4 से ∞ आया था। मतलब ये वाला जो पॉइंट होता ना, इसकी वैल्यू -1/4 होती। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं अगर बोल दूं कि x हम लोग का जो है y = x² - 5x + 6 है, और x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि x को जो है 0 से लेके 3 तक होना है, x को 0 से लेके 3 तक होना है,
तो इसका होता, इसका ये मतलब होता कि जो हमारा ग्राफ होता, जैसे यही वाला ग्राफ होता, लेकिन उसका एक सब पार्ट होता x 0 से लेके 3 तक, मतलब इतने ग्राफ की ही बात हो रही होती। सबको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कुछ ऐसे टाइप की बात हो रही होती। अच्छा, ये वाला पॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं? जल्दी से बताओ, ये वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं? Y intercept y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू 0 पुट करके, constant देखते हैं। कांस्टेंट टर्म, तो ये 6 होता। तो अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड x बिलोंग्स टू 0 से 3, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ बन रहा होता है वो कैसा ग्राफ बन रहा होता है? इतना ही ग्राफ बन रहा होता। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि हम लोग को x बस 0 से 3 तक ही फीड करना है, तो y भी उसी के अकॉर्डिंग आ रहा होता। y क्या ग्राफ हमारा अब इधर आता क्या, जैसा इधर आया है? नहीं आता, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है, जो इस पोर्शन वाला ग्राफ है, वो तो फॉर x ग्रेटर देन 3 के लिए डिफाइंड है। ये जो पोर्शन वाला ग्राफ है वो फॉर x लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है। लेकिन हम लोग को तो x यहाँ पे इनपुट क्या करना है? 0 से 3। ये जो चीज है वो एक तरीके से क्वेश्चन में मेंशन रहेगी। समझ में आई बात? तो उस केस में अगर अब हम लोग से कि इसका रेंज क्या होगा, तो बताओ इसका रेंज क्या होगा? -1/4 3/4 से 6 तक। -1/4, 6। यस, y की वैल्यू -1/4 से 6 तक होता। इसका मतलब इसका रेंज जो होता वो होता -1/4 से लेके 6 तक होता। तो अब -d/4a से इंफिनिटी तक रेंज हम लोग कब बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक का? जब हमारा क्वाड्रेटिक का साउंड बंद करो, जब हमारे क्वाड्रेटिक का डोमेन अनरिस्ट्रिक्टेड हो। हाँ, तो जैसे क्वाड्रेटिक का रेंज जो है -d/4a से लेके इंफिनिटी तक कब बोल सकते हैं? जब डोमेन अनरिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब जब तुम्हारा x जो है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक पूरा होता। समझ में आ रही है बात? तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न a topic called Domain and range. range under restricted domain। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेंज अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। तुम लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है ना, जो भी बताया जा रहा है? हाँ सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट वगैरह है? नो सर। सर रिस्ट्रिक्टेड कब होता है एग्जैक्टली डोमेन? क्योंकि वैसे तो हर बार अनरिस्ट्रिक्टेड ही होता है ना। नहीं, जैसे मान लो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि एक क्वाड्रेटिक दे दिया कि x² -4x + 3 है, देयर x बिलोंग्स टू 1 से लेके 7 तक, शायद ऐसे बोल दिया मान। तो अगर x के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, ऐसे तो x का जो सेट होता है वो -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक पूरा होता है, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड। लेकिन उस सेट को छोटा कर दिया, से 1 से लेके 7 तक बोल दिया। तो अब हम लोग ने क्या कर दिया कि जितने इनपुट
उस फंक्शन को या उस क्वाड्रेटिक को मिलने चाहिए थे उतने इनपुट मिलेंगे नहीं। ये -d/4a से इंफिनिटी कब आ रहा होता? जब सारे के सारे इनपुट मिल रहे होते तब आ रहा होता। लेकिन अगर मैंने अपने इनपुट को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उसके कारण आउटपुट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो जब x के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे तो अभी मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि when क्या डोमेन is restricted then we cannot simply write range of quadratic as -d/4a से इंफिनिटी और -इंफिनिटी से -d/4a। we cannot। इतनी बात क्लियर है सबको? बोलो। हम लोग ने अभी तक ये सीखने की कोशिश की और उसको मैंने ग्राफ के हेल्प से तुमको एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ा जाए हम लोग। Yes, sir. ओके, सो अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड दैट रेंज अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन? एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रेंज। हम लोग को रेंज फाइंड करना है। तो अब उसके लिए तो मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देखो। मान लो a जो है वो अल्फा से बीटा है अगर, तो a प्लस के जो है वो अल्फा प्लस के से लेके बीटा प्लस के हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया कि a जो है 3 से लेके 5 है, तो a प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 4 से लेके 6 तक हो जाएगा। a माइनस 2 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? दोनों में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 से लेके 3 तक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, एक लॉजिक a स्क्वायर में बहुत काम आता है। मतलब एक्चुअली हम लोग क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर वाला लॉजिक सीखने जा रहे हैं। तो जैसे तुम सोचो कि a जो है अगर 1 से लेके 4 तक है, तो a स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता? बताओ। 1 से लेके 16 तक। 1 से लेके 16 तक। वेरी गुड। अच्छा, जैसे मान लो a जो है, मान लो -4 से लेके -2 होता, तो a स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता? बताओ। 16 से लेके 4। 16 से लेके 4 लिखना तो गलत लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग छोटा क्वांटिटी लिखते हैं और यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी लिखते हैं। तो हम लोग को क्या लिखना चाहिए? 4 से लेके 16। अच्छा, थर्ड एग्जांपल, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल। जैसे मान लो a जो है -3 से लेके 5 तक होता, तो a स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता? 9 से लेके 25। कितने लोग का आ रहा है? a स्क्वायर जो है वो 9 से लेके 25 तक होता। मेरा अब भी सर 9 से 25 आ रहा है। 9 से लेके 25 आ रहा है। हाँ। Yes, sir. तो इससे तो फिर ये लॉजिक गड़बड़ हो गया कि जैसे मान लो a अगर -3 से 5 है, तो मतलब a 1 हो सकता है, तो a स्क्वायर भी 1 होता। क्या 1 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या? No, sir.
नहीं हो रहा, मतलब ये वाला लॉजिक जो है हम लोग एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में यूज नहीं कर सकते। जब दोनों पॉजिटिव है तब दोनों को स्क्वायरिंग कर दिया, काम चल जाएगा। जब दोनों नेगेटिव है तब भी दोनों को स्क्वायरिंग करके बस पोजीशन सही लिख दी, काम चल जाएगा। लेकिन अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो उसके लिए देखो, जैसे मान लो ये -3 है, यहाँ पे कहीं 0 होता, यहाँ पे कहीं 5 होता नंबर लाइन पे। ये जो नंबर लाइन है कौन सी वाली नंबर लाइन है, से इसको ए वाली नंबर लाइन बोला। अब जब मैं ए स्क्वायर की बात करता तो -3 का होल स्क्वायर क्या होता, 9 होता। अच्छा 0 का होल स्क्वायर क्या होता, 0 0। और 5 का होल स्क्वायर क्या होता, 25 25। तो तुम ऐसे सोचो, तुमको ऐसे सोचना है कि ए स्क्वायर जो है 9 से 0 गया और फिर 0 से 25 तक चला गया, ऐसा कह सकते हम लोग। हाँ ए स्क्वायर 9 से 0 गया और 0 से लेकर 25 तक चला गया। इसका मतलब ए स्क्वायर ने कौन कौन सी वैल्यूज को अचीव किया, ए स्क्वायर ने कौन कौन सी वैल्यूज को अचीव किया। So 0 to 25. यस 0 to 25, ठीक है। ए स्क्वायर देखो 0 से लेके 9 तक 2 बार आ गया होता, एक बार यहाँ से यहाँ पे आ रहा होता 9 से 0, और एक बार 0 से 25 में कहीं बीच में 9 आ रहा होता, ठीक है। 2 बार आ रहा होता, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आया तो सही ना। और फिर 9 से लेके 25 में एक बार आ रहा होता। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज ए स्क्वायर कहां से कहां तक वेरी करता, स्टार्टिंग तो 0 से करता और एंड कहां पे करता, एंड करता इन दोनों के होल स्क्वायर में जो बड़ा है। जैसे -3 का होल स्क्वायर क्या आता, 9 आता, और 5 का होल स्क्वायर कौन आता, 25 आता। तो इन दोनों के होल स्क्वायर में जो बड़ा है, जैसे 25 बड़ा है, तो 0 से लेके 25। ये बात समझ में आई हर बच्चे को। हाँ एक एग्जांपल और सर, तो माइनस और प्लस में हमेशा ऐसे होगा। हाँ, माइनस प्लस में हम लोग को ऐसा ही करना है। जैसे मान लो ए जो है -7 से लेके 3 तक है, तो ए स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, जल्दी से बताओ, कुछ 0 से सोचना। 49 0 से 49 तक 0 से 49 स्टार्ट हमेशा 0 से होगा, हाँ और एंड कहाँ पे होगा, इन दोनों के होल स्क्वायर में जो बड़ा है। इसका होल स्क्वायर 49 है और इसका होल स्क्वायर 9 है, तो बड़ा तो 49 है, तो 0 से लेके 49। फाइन, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ओके, यस नाउ हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये तो मैं एक थ्योरी बता रहा था तुमको, एक छोटी सी थ्योरी जो बहुत ही लॉजिकल चीज है। अग्री करोगे, ये तो एक सिंपल सा लॉजिक है जो अपने मतलब कोई 8, 9, 10 के बच्चे को भी समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर मुझे वो वाला नहीं समझा, आपने एग्जांपल लिया था ना वो ए अल्फा कॉमा बीटा वाला। हाँ, मतलब मैंने वो बोला कि ये सिंपली, हाँ सर, ये इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। जैसे मान लो ए 3 से 5 है, तो अगर ए में मैं कोई कांस्टेंट ऐड करूंगा तो वो कांस्टेंट दोनों जगह जाके ऐड हो जाएगा, 4 से लेके 6 हो जाएगा। ए में मैं कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो दोनों जगह जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। यस सर। Okay, now let us see, say
फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x और x जो है वो हम लोग को बोल दिया 1 से लेके 4 तक है। x कहां से कहां तक है? 1 से लेके 4 तक है अपना। ओके, और इसका हम लोग को रेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो डोमेन हो गया वो कैसा डोमेन हो गया हमारा? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया। इस बात से अग्री करोगे? तो क्या इसका रेंज मैं -d/4a से इंफिनिटी लिख सकता हूँ? क्या इसका रेंज ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। यस। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकता। क्यों? क्यों सर? क्योंकि मैंने यहाँ पे x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक। ये वाला जो रेंज होता है वो कब लिखते? जब x माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक पूरा हो रहा होता, तब लिखते। सर फिर समझेंगे कैसे? मतलब ये क्वेश्चन में गिवन होगा। सर आपने ऊपर वाले में ये क्या दिखाया था ना? क्या ऊपर वाले एग्जांपल में आपने दिखाया था ना कि इनफिनिट ये रेंज के फॉर्मूला से किया था हमने। हाँ, रिस्ट्रिक्शन में तो फिर नहीं, तो वो ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने तो क्या दिखाया था कि ग्राफिकली देखो -d/4a से इंफिनिटी तक कब बनता? तुम ऐसे सोचो, जैसे मान लो ये पूरा ग्राफ होता, ये एकदम ऊपर तक जाता, तब वो जाके -d/4a से लेके इंफिनिटी तक बन रहा होता। लेकिन तुम सोचो कि अगर मैं x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने x को यहां से यहां तक कर दिया, बस इतना ही x को कर दिया, तो उसके कारण जो ग्राफ हो रहा होगा वो तो बस यही वाला हो रहा होगा। तो उसके कारण क्या रेंज में इंफिनिटी का कंट्रीब्यूशन आएगा क्या? नो सर। नहीं आएगा। तो -d/4a से इंफिनिटी तक रेंज कब होगी? जब x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो, या x के बारे में और कुछ बोला ना गया हो, मतलब केवल लिख दे कि फाइंड द रेंज ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। In that case, it would be understood that x is between minus infinity to plus infinity. But if there is given that x belongs to 1 to 4, तब वहां पे हम लोग को समझ जाना चाहिए कि ये तो रेंज अंडर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। तो वी वोंट बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हम लोग ग्राफ की हेल्प से नहीं करेंगे। अब इसको कैसे करेंगे वो देखो। हम लोग ने क्या किया ना, इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया। तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता? x -2 का होल स्क्वायर, फिर इसके होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -4 प्लस 5। ये समझ में आ रहा है? हाँ। x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसी का हम लोग को रेंज फाइंड करना है। अब हम लोग आते हैं अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जो हम लोग को x के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो x के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि x जो है वो हमारा 1 से लेके 4 तक है। तो x -2 कहां से कहां तक होता? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे x -2 चाहिए, इसलिए मैंने x -2 में इंटरेस्ट दिखाया। 2 इसमें भी सब्ट्रैक्ट करता और 2 इसमें भी सब्ट्रैक्ट करता। तो 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो -1, और 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। अच्छा, अब फिर हम लोग को क्या करना था? x -2 का होल स्क्वायर करना था। तो x -2 का होल स्क्वायर क्या होता? अब देखो, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो इसका रेंज ये कहां से कहां तक आउटपुट देता है? 0,4 0 to 4 0,4 4 तक आउटपुट देता है। अब देखो हम लोग ने यहाँ तक का निकाल लिया है x -2 के होल स्क्वायर का। अब और क्या बाकी है? 1 ऐड करना। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1।
तो 1 इसमें भी ऐड कर देंगे और 1 इसमें भी ऐड कर देंगे, तो 1,5. 5, 1 से लेके 5 तक. सो रेंज ऑफ x square minus 4x plus 5 when x belongs to 1 से लेके 4 तक क्या हो जाएगा, इस 1 से 5. आंसर क्या हमारा 1 से 5 आंसर है. सर मुझे थर्ड स्टेप समझ में नहीं आया. थर्ड स्टेप कौन सा? सर वो x -2 वो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद वो x -2 इज सब एलिमेंट वो -1,2 वो देखो हम लोग को क्वेश्चन में ये दिया गया है कि x बिलोंग्स टू 1 से 4 है, ये सर क्वेश्चन में नोन है. तो अब हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, हम लोग ये फॉर्म बनाने में इंटरेस्टेड है. तो स्टेप